जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन। आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो 3.0 होने वाला है मार्च में आपका, और इसकी डेट भी आ गई है आपकी 15 और 16 मार्च की इसकी डेट निर्धारित हो चुकी है। और आज के जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है भारत का भूगोल। आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, और ये जो भारत के भूगोल के जो प्रश्न है, ये बीपीएससी घटना चक्र के बुक से करवाए जा रहे हैं। और ये आपकी एक तरह से रिवीजन क्लास हो गई। और यहाँ पे जो है एक तरह से आपकी मैराथन क्लास है, जिसमें जो है आपके लगभग हम लोग 150 प्रश्न करेंगे और उनका डिटेल्स भी करेंगे जिसका जरूरत होगा। बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग रिवीजन के तौर पे सारे कंप्लीट करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपको पहले भी करवाए जा चुके हैं। आप अगर अभी तक जो है डिटेल्स क्लास नहीं देखे तो आप वो क्लास को भी जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, भारत विस्तृत है। तो भारत जो विस्तृत है, इसका क्या अक्षांश है ये बताना है आपको। कौन कौन से अक्षांश पर स्थित है? तो जो भारत है आपका, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में, याद रखिएगा। ये 37 डिग्री उत्तर दक्षिण ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता देते हैं यहाँ पे, 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश है, नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ। ठीक है, ये इसका जो है होगा। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे कोई भी नहीं है। 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण ये उत्तर में है। 8 डिग्री 28 मिनट नहीं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री नहीं, 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी गलत है। इसका जो सभी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि विस्तार का उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री, ये भी याद रखना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जनसंख्या है वो है 17%। याद रखिएगा, पूरे वर्ल्ड का 17% केवल जनसंख्या भारत में निवास करती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय प्रामाणिक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो आप सभी को पता है इसमें 5.5 घंटे का अंतर मिलता है, प्लस भी 5.5 घंटे आगे है हमारा टाइम। ठीक है, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जा रहा है। और यह देशांतर रेखा जो है आपके प्रयागराज में जो है मिर्जापुर एक स्थान है, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय GMT से 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट है हुंड्रू जलप्रपात है निर्मित है। तो हुंड्रू जलप्रपात आपका जो है स्वर्ण रेखा, ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये आपका झारखंड में स्थित है, याद रखेंगे। ये झारखंड में स्वर्ण रेखा पर नदी पर स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च चोटी है आपके गाडविन आस्टीन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गाडविन आस्टीन। इसी को हम K2 बोलते हैं, याद रखें। गाडविन आस्टीन को भी K2 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत श्रेणियों के पर्वतों की ऊंचाइयों में संबंधित देश इस प्रकार है। माउंट एवरेस्ट जो है 8,848.86 मीटर है, नेपाल में स्थित है। फिर गाडविन आस्टीन K2 8,611 मीटर, ये आपके भारत में स्थित है। कंचनजंगा ये आपके 8,598 मीटर है भारत में। मकालू की बात करेंगे तो 8,463 मीटर है नेपाल में। गाडविन आस्टीन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हिमालय में हिम रेखा निम्न में से किसके बीच होती है? निम्न में बीच होती है। तो हिम रेखा जो है ये आपके 4300 से लेकर के 6,000 मीटर पूर्व में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा स्नो लाइन की ऊंचाइयां भिन्न भिन्न पाई जाती हैं, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाइयां उत्तरी भारत पर 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिण भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है।
इसी प्रकार पश्चिम हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो दोस्तों अगर क्लास आप सभी को पसंद आ रहा है तो एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जो भी नए हैं चैनल में वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको जो है बहुत सारी एग्जाम से रिलेटेड और क्लास से रिलेटेड जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वत पदीय देश कौन सा है, ये बताना है। तो हिमालय का जो पर्वत पदीय देश है वो है आपका शिवालिक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। यह हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियां शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, जो शिवालिक श्रेणी है इसका निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो जो भारत के अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय पर्वत ये सेनोजोइक काल में, सेनोजोइक महाकाल पर इसमें हुए हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है, और हिमालय पर्वत भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। छोटा नागपुर पठार है। तो छोटा नागपुर जो पठार है यह एक अग्रगंभीर है, अग्रगंभीर पठार है। छोटा नागपुर पठार जो है, छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है, इसकी जिसकी अधिकतम ऊंचाई 11,000 मीटर मिलती है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्रगंभीर है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। इसमें बताने हैं कौन कौन से सही होंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है एकदम सही है। जो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार किसका, दक्कन का पठार ही माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी की रचना एक समअभिनति से हुई है, ये भी आपकी जो है सही है। जो कश्मीर घाटी है इसकी रचना एक समअभिनत से हुई है। फिर गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये भी सही है। फिर हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, ये गलत है। इसका क्यों गलत है अभी आपसे बताते हैं। 1 2 3 इसके राइट हो जाएगा। कौन से कथन सही है, सी ऑप्शन ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 1 2 3। मेघालय भारत का प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई आउटलायर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है, और इसलिए इसका जो एक कथन सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय के समअभिनति में हुई है, और सुएज के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की जो उत्पत्ति तब हुई है जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसंनति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए गए जो है अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ था, इसलिए 3 कथन सही है। और लास्ट की बात करें क्यों गलत हुआ है, तो हिमालय की जो उत्पत्ति है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है, ठीक है। चीनी प्लेट का विवरण जो है इस टेक्टोनिक थ्योरी जो आपको पढ़े होंगे, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत है, ब्यूरल प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में इसका कोई भी वर्णन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर 1 2 3 है, और इसमें गलत है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। गारो खासी जयंतिया, ये तो है, गारो खासी जयंतिया मेघालय पठार के हिस्से हैं। भुवन पहाड़ियां नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका भुवन पहाड़ियां आपके मिजो हिल्स के भाग हैं, याद रखिएगा ये मिजो हिल्स का भाग है। यहाँ पे देख सकते हैं जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां जो है मेघालय पठार के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तारित है, किसका खनिज है। इल्मेनाइट की बात करेंगे तो ये जो है टाइटेनियम का खनिज है, टाइटेनियम का खनिज है इल्मेनाइट, ठीक है। टाइटेनियम के 2 खनिज है, याद रखिएगा, इल्मेनाइट FeO, और रूटाइल जो है ये TiO2, ये भी जो है दो जो है टाइटेनियम के प्रमुख खनिज है। और
खनिज से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, भारत की तट रेखा है, तो भारत की जो तट रेखा है उसकी बात करेंगे। तो तट रेखा की लंबाई कितनी है ये बताना है। तट रेखा की टोटल लंबाई है 7516, ठीक है। 7500, देखिए भारत की तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है मोटा मोटा, ठीक है। लेकिन अगर मुख्य भूमि से लगे की बात करेंगे, मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई है 5422.6 किलोमीटर। तो इसमें जो है कोई नहीं होगा, कोई भी नन ऑफ दीज हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422, ठीक है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ 7516.6 किलोमीटर है, इसलिए कोई भी विकल्प सही नहीं है इसमें। 15 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले भाग में जो पश्चिमी घाट है उनको हम कहते हैं सह्याद्री। सह्याद्री इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है और केरल में इसे सहाय पर्वत के नाम से, पर्वतम के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, जो जिला रोहतांग नाथुला। तो नाथुला दर्रा जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये जो है सिक्किम में स्थित है, सिक्किम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई है 14,450 फीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो लक्षद्वीप की बात करेंगे, ये आपका दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लक्षद्वीप अरब सागर में द्वीपों का एक समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। तो लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। याद रखिए, ये पूछ लेता है कि लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं। याद रखना है आपको 36 द्वीप हैं, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं, ठीक है। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है और कावरती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कि कावारती द्वीप पर स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। अभी आपको बताया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है टोटल 36 द्वीप है। सबसे दक्षिण में आपका मिनिकॉय है और सबसे उत्तर में है आपका अमीन द्वीपी, ये भी आप याद रखेंगे। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह जो है गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है। बताना है मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो विदर्भ आपका जो है महाराष्ट्र का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्र जो है वनों के अंतर्गत जहां पाया जाता है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट से मिलता है। ये जो है नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदा बेटा लगभग 2637 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। जो कन्याकुमारी है आपका, ऐसे कौन कौन सी सटी पहाड़ियां हैं ये बताना है। तो कन्याकुमारी से एक पहाड़ी है जिसका नाम है कार्डेमम की पहाड़ी, ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है, याद रखेंगे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। अभी जस्ट आपको बताया कि जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर ही मिलते हैं। जहां जो है और नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है। जो है दोदा बेटा की बात करेंगे तो ये उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत का सबसे दूसरा सर्वोच्च शिखर है। याद रखिएगा, दोदा बेटा अभी एक क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि दोदा बेटा कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड़ी या अन्नामलाई पर्वत चोटी है।
और यह नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डेमम इलायची की पहाड़ियां हैं जो कि कन्याकुमारी के नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, सबसे बड़ा है राजस्थान और सबसे बड़ा राजस्थान है, तो यही हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका प्यारा बिहार। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था। तेलंगाना के गठन के बाद यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन हमने करवाया था एक क्लास, उसमें जो है 13वां सबसे बड़ा राज्य बताया था, लेकिन उसमें जो है ये स्पष्ट नहीं था कि वो कब का क्वेश्चन है, बट उसमें वो जो है उसके पहले का क्वेश्चन है। हाँ, उसमें ये दिया हुआ था कि वो 2017 का क्वेश्चन था, लेकिन उस समय जो है 13वां स्थान बताया था हमने। लेकिन तेलंगाना का जो गठन हुआ था, तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 13वां जो है सबसे बड़ा राज्य हो गया था, परंतु जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया है, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? ये जो है दक्षिण भारत में संकेंद्रित है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है और यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? जनजातीय समुदाय, तो जनजातीय समुदाय की पहचान जो है आपको हरियाणा में नहीं की गई है, बाकी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक सभी जगह आपको देखने को मिलती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जाति, तो ये आपकी जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात सही है, ये गद्दी हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, कोटा तमिलनाडु सही है, टोड़ा केरल ये गलत है। टोड़ा आपकी जो है केरल में नहीं पाई जाती, डी ऑप्शन से गलत हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। टोड़ा आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है, याद रखेंगे, टोड़ा आपके तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। कोटा और टोड़ा दोनों जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। गद्दी आपकी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। भील की बात करें गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो A + B बराबर क्या हो जाएगा? D। आपको बताया था A + B बराबर D, ये अलकनंदा प्लस भागीरथी बराबर देवप्रयाग। ऐसे आपको याद करना, कई बार ये ट्रिक बताया आप। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी समय स्थल के बाद नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। यरलुंग जंगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बागमती, घाघरा, गंडक, कमला, इसकी जो है सहायक नदी है। तेल नदी जो है महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, याद रखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, ये उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी है? शिवनाथ, जोंक, हंसदो, ईव, मांडे, ये सभी जो है महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में जो है कौन सी नदियां गिरती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, और महानदी कृष्णा तथा कावेरी, ये और भी इसके राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? तो गंगा नदी घाटी का जो भाग है कौन सी उपनदी है? तो ये है आपके, इसकी बात करेंगे तो ये गंगा नदी घाटी उत्तरी कोयल में जो है बहने वाली एक नदी है, जो शो नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नहीं, बी नहीं होगा, इसमें कौन सी उपनदी है? तो उपनदी जो है इसमें जो है कई सारी हैं।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? में से कोई नहीं, एक से देखिए इसका राइट आंसर तो ई दिया हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी, यह पहली यमुना सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। ठीक, बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिलती है। दामोदर हुगली नदी में मिलती है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उप नदियां हैं। इस तरह प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे उत्तरी कोयल और बराकर इसकी प्रमुख उप नदियां हैं, तो बी और डी इसका दोनों हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? ये आपको पटना नदी में स्थित है, तो पता होना चाहिए। सोन और गंगा नदी ये आपस में पटना में मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसमें फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर, ये जो है तीनों आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है। उत्तरकाशी स्थित नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह, तो लेह सबसे सूखा स्थान है। ठीक है, अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। इनकी जलवायु में जो भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होते मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या संवाहनिक वर्षा से। तो इसमें भारत में जो है सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रभावित होती है। याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, दुमटी या लो मिट्टी में से मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दुमटी या लो मिट्टी जो होती है उसमें मिट्टी का सभी प्रकार के बालू, पांसु और चिकने सभी प्रकार के कण यहाँ पे मिलते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? उस पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद और 50% तक मृत्तिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आगमन कम होता है जिससे जल क्रांति हो जाती है। नेक्स्ट है आपको 42, निम्नलिखित नहर प्राणियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? बिहार के क्षेत्र में त्रिवेणी नहर है। त्रिवेणी नहर से बिहार में जो है इसमें सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन, दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक को चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीच एकदम सही है। सिंचाई, ये भी सही है। ग्रामीण विद्युतीकरण, इसमें ये भी सही है। ग्रामीण सड़कें और विपणन, तो चारों विकल्प इसमें सही है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग। तो इसमें जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो है राइट आंसर उपयुक्त में एक से अधिक, सभी इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 45, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है? तो इंद्रधनुषीय क्रांति के अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति, तीनों क्रांतियां आती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की और इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना की प्रस्तुति की गई। अगर आपसे पूछता है कि इंद्रधनुषीय क्रांति को कब प्रचलन में लाया गया, तो सन 2000 में जो है इसको प्रचलन में लाया गया था। और जो है इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया है, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति और खाद्यान्न क्रांति। ये जो है सभी क्रांतियों को
इंद्रधनुषीय क्रांति के रूप में जो है सम्मिलित किया गया। काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति की बात करेंगे तो ये आपका जो है कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है, काली क्रांति। ठीक है, काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियां और उनके उत्पादन इस प्रकार। गुलाबी क्रांति की बात करेंगे तो ये प्याज उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन और सरसों उत्पादन से है। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश से नंबर 1 पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में होता है। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? बिहार व उत्तर प्रदेश, ये ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो है आपका जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और केसर का उत्पादन कौन से मिट्टी में होता है? तो ये भी आपको याद रखना है, केसर का जो उत्पादन है यह जो है करेवा मिट्टी में होता है, याद रखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो जूट है, ज्वार भी है, ज्वार नहीं है इसमें, मूंगफली, जूट और गन्ना, ये जो है तीनों नकदी फसलें हैं। नकदी फसलें वो फसलें होती हैं जिनको जो है आप बाजार से ही जैसे ही आप फसल काटते हो वो तुरंत आप उसे बेच सकते हो। जैसे मूंगफली भी डायरेक्ट बिक जाता है, गन्ना और जूट, इन दोनों ये सभी नकदी फसलें होती हैं। अधिक आपको जो है पैसा इनसे मिलता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? कौन से दो सबसे बड़े राज्य? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा लौह अयस्क के सबसे बड़े संपन्न राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में से किसका खनिज होता है? बेलाडीला, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट या मैग्नेटाइट, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो बेलाडीला खान जो है आपके छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में स्थित है और आपका यहाँ पे हेमेटाइट नामक खनिज प्राप्त होता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, तो झारखंड में जो कोयला की खान है वो है झरिया में, याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है और देश के अधिकांश कोकिंग अर्थात कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, झरिया में। जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए, लोहरदगा बॉक्साइट एल्युमिनियम उत्पादन के लिए तथा रांची जो भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। 56 नंबर क्वेश्चन है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो भूमिगत कोयले की बात करेंगे तो ये जो है आपका झारखंड राज्य में होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? अभी जस्ट बताया आपको, यहाँ पे जो है कोयला पाया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस्पात उत्पादन के लिए उड़ीसा फेमस है। अगला क्वेश्चन है 58। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें, ये जो है उपयुक्त में से कौन सा सही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके सभी ऑप्शन सही थे। भारत बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके सभी ऑप्शन सही हैं। भारत में कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिनमें प्रमुख है निम्न कोटि का कोयला। ठीक है, यहाँ पे निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है। फिर धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी है, कोकिंग कोयले का बढ़ता आयात है, कोयले के स्थानांतरण में आने वाली बाधा है और कार्य संचालन की कीमतें, ये जो है समूह प्रमुख सभी बाधाएं हैं यहाँ पे। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में स्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? ये जो है सर्वप्रथम तेल और ऊर्जा का संकट 1970 और 1980 के दौरान, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट 1973 में पैदा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। 1994 में 243 किलोग्राम तेल के बराबर थी। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में लोग सर्वाधिक और ऊर्जा का उत्पादक है, सौर ऊर्जा का उत्पादक है? ये है कर्नाटक। कर्नाटक जो है भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रूपरेखा के निम्नलिखित में से कारणों पर विचार करें। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, ये भी सही है। प्रसारण और संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती हैं। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन नीतियों को क्रियान्वित किया है। इसके जो है सभी ऑप्शन सही है। 1, 2, 3, 4 भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो टिस्को आपका जो है ये स्थित है टाटा नगर, झारखंड में है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, अब टाटा स्टील भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है और ये टाटा नगर जमशेदपुर में स्थित है। इस कारखाने की स्थापना जो है वर्ष 1907 में रूस के सहयोग से की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर आपका जो है सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज और केमिकल आदि का उद्योग भी स्थापित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग ये आपका ये खेतड़ी राजस्थान में तांबा उद्योग स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट और ये आपका झुंझुनू जिले में स्थित है। नेक्स्ट आपका 68। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो भारत का जो 40% सड़क परिवहन से होता है वो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग से, यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल को इस पार करती है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? ये जो 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल सबसे अधिक जो है दूरी तय करती है, बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सबसे तीव्र गति से चलने वाली जो ट्रेन है उसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस, ये भी आप याद रख सकते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया था 1986 ईस्वी में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप सभी के लोगों के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं कि देखिए बिना रुके आपकी कंटिन्यू क्लास करवा रहे हैं ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है क्लास को बहुत अच्छे से और इसको जो है मतलब अपने एग्जाम में फोकस करते हुए इसको क्लास को करना है। ठीक है, अच्छे से क्लास कीजिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ना ही कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटे। इस बार की जो मेरिट है ना आपकी 80+ ही रहेगी, याद रखिएगा। कोई कितना भी कहे 80+ से कम नहीं जाएगी, और अगर चली जाती है तब तो आपको फायदा है, बट अगर 80+ जाती है तो फिर आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बस आपको यह है कि आपको 80+ एग्जाम में लेकर आना है। और हाँ दोस्तों, आपके लिए जो है एक चीज और बताना है कि आपको जो है भाषा का जो लैंग्वेज का है आपका प्रैक्टिस सेट ये भी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम से पहले कम से कम आपके 10 लैंग्वेज के पेपर सेट जो है आप सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आपको पर्याप्त आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक बार आपको कैसे लैंग्वेज के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में भी नॉलेज मिल जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? ये जो है 1881 में हुआ था। तो यहाँ पर
और भारत में बात करेंगे तो भारत में जो है ये 1850 में हुआ था, याद रखिएगा। विश्व में 1881 में, लेकिन भारत में 1800 भारत में जो है सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा की जो शुरुआत है ये जो आपका 1950 में हुआ था, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1981 1982। बी ऑप्शन इसका लगभग होना चाहिए, बट इसमें जो है कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में टेलीफोन जो सेवा की शुरुआत हुई थी, सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव 1981 1982 में हुआ था, याद रखेंगे। तो इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको याद रखना है 1982। इसका विस्तार देख लीजिए। भारत में 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुई थी, और 1881 ईस्वी में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, अहमदाबाद तथा कराची तत्कालीन भारत में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया। 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना हुई, अतः विकल्प के अनुसार कोई भी उत्तर सही नहीं है। अगर आपको यहाँ पे जो है 1882 होता तो एकदम सही हो जाता, ठीक है। यहाँ पे 1882 होता तो सही हो जाता, यह 1981 इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। आठ अंचल अवस्थित है, तो ये आपका झारखंड में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? तो आपका झारखंड में स्थित है झुमरी तलैया। यह आपके झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो क्षेत्रफल के अनुसार बात करेंगे तो जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का। इसके बाद जो है आपका सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है आपका मध्य प्रदेश का है, फिर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और लास्ट में बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? इसमें जो है सबसे बड़ा जिला है आपका कच्छ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो असम जो है आपका टोटल जो है 7 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। 7 इसका राइट आंसर हो जाएगी। कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। गद्दी लोक निवासी है, गद्दी जो है आपके ये आपके हिमाचल प्रदेश के लोक निवासी हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है इसमें बताना है 80 नंबर क्वेश्चन है बोडो निवासी हैं, तो बोडो आपके जो है गारो पहाड़ी के निवासी हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81। गारो जनजाति हैं असम की, मणिपुर की और मिजोरम की या मेघालय की? तो जो गारो जनजाति है ये मेघालय, असम में मिजोरम तीनों की है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, जो यहाँ पे नहीं, नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। गंगा की जलोढ़ की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी है? ये जो है 6000 मीटर तक होती है, ये आपको करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो है आपकी गंगा, 625 किलोमीटर है इसकी टोटल लंबाई। गोदावरी को दक्षिण भारत की दूसरी गंगा नदी कहते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत की नदी जो है गोदावरी को कहा जाता है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन सी ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगा। 25 किलोमीटर सब भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दक्षिण की गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है, उससे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है आपका कानपुर, ये करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तिब्बत में जो है वो है आपकी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, तीनों नदियां हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 86 नंबर क्वेश्चन है मानस नदी किस नदी के उपनदी है? तो मानस नदी आपकी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है, इसको डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें।
अधिकांश हिमालयी नदियां 12 मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्ष भर वर्षा पर निर्भर करती हैं। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। ये भी आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है, ये गलत है। पहला और दूसरा इसमें सही है, तीसरा गलत है। नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर का चयन करें, केवल एक और दो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी फॉल्ट थ्रो से होकर बहती है? ये जो है नर्मदा नदी है, ये आपको भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो पश्चिम की ओर जो है नर्मदा और राप्ती दोनों जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। राप्ती नदी की बात करेंगे तो ये आपका उत्तर यूपी में गोरखपुर जिले में है, या गोरखपुर जिले में स्थित है राप्ती नदी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है? ये बताने में आप गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ये जो है कावेरी नदी की बात करेंगे तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो है क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा आपका, कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट जो है 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है जो है, सोन नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती हैं? तो ये आपका जो है सोन, नर्मदा और महानदी अमरकंटक से निकलती हैं, याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे सोन और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, लेकिन जो है महानदी आपकी यहाँ से नहीं निकलती है। ठीक है, महानदी आपकी जो है धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगर तीनों को लेकर के चलेंगे तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, अगर महानदी को काट देते हैं तो फिर अमरकंटक इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 92, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दामोदर नदी की टोटल लंबाई है 592 किलोमीटर। उम्मीद है आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा होगा, क्योंकि ये जो है पूरी की पूरी रिवीजन क्लास है और आपको इसको जो है एक मैराथन के रूप में लेना है कि आपको जो है, अब अगर आप जो है हमारे द्वारा कम से कम 15 से 20 मैराथन कंप्लीट कर लेते हैं, आपको जो है जीएस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा वादा है। 15 से 20 क्लास आपको कंटिन्यू मैराथन करना है, जिससे कि आपकी समझ और क्वेश्चन को पहचानने की जो है समझ विकसित हो जाएगी। और आपका अगर अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है वो सारा एक बार रिवाइज और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? ताप्ती, कृष्णा, लूनी और नर्मदा। तो लूनी आपकी भूमि बंधित नदी है। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और इसकी लंबाई जो है 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ केरल के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता। शेष सभी समुद्र में मिलने वाली नदियां हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो सबसे अधिक जो नदी पथ परिवर्तन है वो कोसी का। ठीक है, इसलिए जो है कोसी को बिहार, इसी कारण जो है कोसी को बिहार का जो है शोक कहा जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो ये जो है आपकी सभी नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है आपका, आम्र वर्षा है, आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बांग्ला में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, आम की फसल। तो आम्र वर्षा इसमें जो है कोई भी नहीं है, क्योंकि जो आम्र वर्षा है वो जो है मई महीने में होती है, याद रखिएगा। मार्च अप्रैल नहीं, मई के माह में होने, अप्रैल और मई एक तरह से आप बोल सकते हो, इसलिए मई के महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में तड़ित झंझावात के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं, बाल एवं
बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाली कड़ी झंझावात के साथ वर्षा को काल बैसाखी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो जाड़े के मौसम में जो बारिश होती है वो तमिलनाडु में होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्वी मानसून का जो लौटता हुआ मानसून है उससे इसमें वर्षा होती है। चेरापूंजी अवस्थित है, तो चेरापूंजी आपका मेघालय राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है चेरापूंजी। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 को जो है प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेशों को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश। बाढ़, बाढ़ के लिए जो है बाढ़, भूकंप, सूखा और चक्रवात। यहाँ पे जो है बाढ़ से प्राकृतिक आपदाएं बाढ़ कहाँ पर आती है? तो बाढ़ जो है सबसे अधिक आती है आपकी, तो इसकी बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में प्राकृतिक आपदा बाढ़ आती है, ये आपका सही होगा। ठीक है। और फिर सूखा की बात करेंगे तो सूखा आपका जो है हिमालय और गिरिपाद वाले क्षेत्र में होता है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक बार देख लेते हैं कंफर्म। ठीक है, इसका जो बी ऑप्शन सही है, और इसमें थोड़ा सा सही से देख लेते हैं क्योंकि क्यों आपका गलत हो। हमने सही करवा रहे थे बट थोड़ा सा एक चीज कंफ्यूजन थी। बाढ़ आपका जो है ये उत्तर प्रदेश तथा बिहार क्षेत्र में होता है। फिर आपका भूकंप, भूकंप की बात करेंगे तो ये आपका जो है हिमालय का गिरिपाद वाले क्षेत्र में होता है भूकंप। ठीक है। और सूखा की बात करेंगे तो सूखा आपका जो है ये पड़ता है मध्य पूर्वी भारत में, मध्य पूर्वी भारत में सूखा पड़ता है। और चक्रवात की बात करेंगे तो ये झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा वाले क्षेत्र में चक्रवात आते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। करेवास मृतिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। तो ये आपकी जो है कश्मीर हिमालय में पाई जाती है और ये केसर के उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 102। रेगुर या रेगड़ या रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर आपका जो है काली मृदा को कहते हैं, रेगुर मृदा, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन नंबर 103। रेगुर मृदा मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ है? तो ये जो है महाराष्ट्र में मिलती है रेगुर मृदा। ये ऑप्शन इसका जो है सबसे सही हो जाएगा और सबसे सटीक राइट आंसर हो जाएगा आपका रेगुर मृदा का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर। रेगुर नाम है, तो रेगुर नाम है काली मिट्टी का, अभी जस्ट बताया आपको। रेगुर मृदा भी बहुत ज्यादा जो है ये कपास और धान, गन्ना, ये सभी मृदा के उत्पादन के लिए जो है रेगुर या काली मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन TRE 1 में पूछा गया था। ठीक है। तो ये वनारोपण के द्वारा किया जा सकता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, आप जाके जो है मिला सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया जाता है। गंगा का जो मैदान है इसको एक जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, ये जो है बांगर कहलाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 108 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदियों के द्वारा जो है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र क्या है? वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसमें वन क्षेत्र का प्रतिशत है 20.07%। नेक्स्ट है आपका 110। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वनों वाले जंगल से घिरा है? घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा है, ये बताना है आपको। ये जो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इसमें जो है घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 है प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। तो सबसे अधिक जो प्रतिशत है वो है मिजोरम का। मिजोरम का जो प्रतिशत है
वह 85.53% है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका जो है 112 है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक, याद रखिए महाराष्ट्र में सर्वाधिक संख्या है वन्य जीव अभयारण्यों की 48। यहाँ पे 48 वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113, समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या आबादी भारत में है, इनकी अनुमानित संख्या क्या है? इनकी अनुमानित संख्या है आपकी लगभग, तेंदुओं की अनुमानित संख्या है वो है आपकी लगभग 12,800। ये 1995 का क्वेश्चन है, इसलिए इसे जो है थोड़ा सा स्किप करते हैं, यहाँ से पूछने की संभावना नहीं है, याद रखिए। नेक्स्ट है आपको 114, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित वर्षों पर मनन कीजिए। वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि 21% की दर से हुई। फिर वर्ष 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष व महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया। फिर वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या के लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है। ये नहीं होगा। इसमें जो है वर्ष 1991 की जनगणना ने अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है, ये आपका सही हो जाएगा। और इसमें वर्ष 1991 से 2000 के दशक में जनसंख्या वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई है, ये वो भी सही है। साक्षरता का अंतर बढ़ गया था, ये भी गलत है। तो इसमें पहला और चौथा वर्ष सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग 31% था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका सारण। सारण सिंचाई नहर निकलती है, ये आपका जो है गंडक से निकलती है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गंडक नदी पर जो है 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है। और ये सारण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका छपरा। छपरा जो है सारण का मुख्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। 117 नंबर क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में आपको गंडक नदी से पानी आता है। अगला है 118, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा और नागल जो बांध है ये आपका हरियाणा और पंजाब राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा। इसमें 3 राज्य सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 119, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नागल बांध आपको सतलज नदी पर बनाया गया है, याद रखना है। अगला है 120 नंबर क्वेश्चन, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर स्थित है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप सभी को क्लास एक बार पसंद आ रही है तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप सभी के लिए बिना रुके देखें, सोचते हैं कि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हो। मैं सोचता हूँ कि अगर देखिए हमारे से अगर 200 बच्चे भी जुड़े हैं तो 200 में से कम 100 बच्चों का तो 100% सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। और उम्मीद है कि आप लोग जरूर से जरूर सिलेक्शन देंगे और बताइएगा जरूर, जिसका भी सिलेक्शन हो जाए आप सभी लोग बताइएगा जरूर। इसीलिए बोलते हैं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और आप लोग जो एक बार इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, भले आप और हो सके तो मिलने भी आइएगा। आपको अगर क्लास हमारी बेनिफिट होती है तब, अगर आपको क्लास में अच्छा लगता है और आपके लिए जो है हमारी क्लास बेनिफिट होगी तो आप खुद ही आएंगे आप हमसे मिलने। तो उम्मीद है आप सब लोग जो है अपनी तैयारी को ज्यादा से ज्यादा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई जितनी भी क्लासेस आएंगी आज के बाद तो वो सारी की सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो घटना चक्र का पूरा रिवीजन चल रहा है। रिवीजन करने के पश्चात हम लोग जो है जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को जो है करेंगे। और पॉलिटी की तो डेली क्लास चलती ही है, ज्योग्राफी की भी स्टार्ट हो गई है अब, और जो है हिस्ट्री की भी स्टार्ट है। सारी क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं। करंट अफेयर्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको जितना भी अपडेट्स है सारा का सारा जो है कंप्लीट करवाया जा रहा है। 121 नंबर क्वेश्चन है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? ये कृष्णा और गोदावरी से जुड़ी हुई है। अगला है हीराकुंड बांध तैयार किया गया है महानदी पर, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है 123, मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो मैथान बेल पहाड़ी और तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। अगला है आपका
124 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की झील है आपकी जो है लोकटक और जम्मू कश्मीर की वो जो है वुलर झील। ठीक है, दो सबसे बड़ी वो मीठे पानी की झील है, लोकटक हो जाएगा और वुलर, तीनों सी और डी सही है, उपयुक्त में से एक से देखिए, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपके 66 बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। चिल्का और जो है सांभर, ये आपके राजस्थान के खारे पानी की झील है। 125 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो इसमें जो है सरकार सहकारी समितियां हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, व्यापारिक बैंक है। अच्छा, इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है कोई नहीं है, सहकारी समितियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और व्यापारिक बैंक, इनमें से कृषि वित्त का स्रोत नहीं है, याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे पूछ रहे कौन सा कृषि वित्त का नहीं है, तो ये कोई भी नहीं है। कृषि, भारत में कृषि वित्त एग्रीकल्चर फाइनेंस के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं, ये आपको याद रखना है। वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये जो है प्रमुख होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। ये जो है विभिन्न मौसम पर दो फसल उगाने से है, इसी को हम कहते हैं कृषि में युग्म पैदावार या फसल चक्र एक तरह से। ठीक है, 127 नंबर क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं और एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना था। फिर आपका जो है इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना था, ये तो सही है एकदम। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था, ये भी सही लग रहा है। और इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना था, ये नहीं है। इसमें मत्स्य पालन कहाँ से आ जाएगा? और पूर्व में लाभान्वित हो चुके गेहूं और चावल के उत्पादन में और वृद्धि, ऐसा कुछ नहीं है। तो 2 और 3 इसका सही है, 3 भी इसका सही है। इसका राइट आंसर 2 और 3, 2 और 3 इसमें जो है इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुके फसलों को छोड़कर, ऐसा कुछ नहीं। तो क्यों छोड़ेंगे उनको, वो भी साथ में रहेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसके लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना था, ये सही होगा इसका। ठीक है, 2 और 4 इसमें सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी और उर्वरक तकनीक का विस्तार करना तथा पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य के साथ शस्य उत्पादन का भी समाकलन करना था इस। ठीक है, अगला है आपका 128, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। आपको अभी नकदी फसलों के बारे में बताया था, इसमें जो है जूट है, गन्ना है और कपास है, गेहूं इसमें शामिल नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जो है 129 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो ये जो है गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक प्रगति की है। अगले प्रमुख खाद्य फसल है, तो गेहूं, चावल, इसमें जो है प्रमुख खाद्य फसल की बात करेंगे तो भारत की जो है चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। चावल का जो कटोरा है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक जो है कृष्णा गोदावरी वाले डेल्टा क्षेत्र में सबसे अधिक चावल होता है। 132 नंबर है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो खाद्य फसल है वो है आपकी चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र पे बोई जाती है? सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है आपकी मूंगफली, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 134 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास उत्पादक होता है। फिर इसके बाद सेकंड में है गुजरात और थर्ड में है आपका तेलंगाना। नेक्स्ट आपका 135, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम कौन सा है? तो सबसे अधिक आपका जो है गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यहाँ भी उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, यहाँ भी महाराष्ट्र, फिर आपका तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश नहीं है, ये ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन है, जो आपका शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है आपका डी, मूंगफली। अगला क्वेश्चन है 137, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह केरल। केरल के उत्पादन में जो है रबड़ सबसे हमेशा से केरल ही रहा है, याद रखिएगा।
138 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी राज्य है? केरल। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो भारत जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता चाय एवं दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश रहा है। ठीक है, तो इसका जो है ये 1994 का क्वेश्चन है, उस समय था प्रश्नकाल में, याद रखिए प्रश्नकाल में जो है, लेकिन वर्तमान में इस प्रश्न का उत्तर दाल होगा। वर्तमान में इसका जो राइट आंसर हो जाए वो दाल होगा, वर्तमान में आपको याद रखना है। अगला है आपका 140, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? ये जो है गिरनार की पहाड़ी पर नहीं है, कानन देवन, दार्जिलिंग और नीलगिरी, इन तीनों पहाड़ियों पर चाय के बागान स्थित हैं। कानन देवन जो पहाड़ी है आपको, ये जो है केरल राज्य में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी भी आपकी जो है ये तमिल जो है दक्षिण में पश्चिम घाट वाले हिस्से में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? कर्नाटक में कौन सा नहीं है? तो वो है आपका पुलनेज। पुलनेज कर्नाटक में नहीं है। बाबा बुदनगिरी, चिकमंगलूर और पूर्व, ये जो है तीनों कॉफी उत्पादन की जो कॉफी उत्पादन होता है यहाँ पर, और जो है कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट आपका जो है भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक में चिकमंगलूर, कोडागु, कुर्ग तथा हासन जिले के, केरल के वायनाड, त्रावणकोर एवं नीलाद्रिपेन क्षेत्र एवं तमिलनाडु के पुलनेज, यह पुलनेज आपका तमिलनाडु में है। नीलगिरी, सेवराय, सलेम, अन्नामलाई, कोयम्बटूर क्षेत्र कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है, जहां भारत में सर्वप्रथम कॉफी के पौधे रोपित किए गए थे, ये भी आपको याद रख सकते हैं। अगला है 142 नंबर है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है आपका जो है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज्य में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो यह द्वितीय स्थान है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है, दूसरा स्थान जूट के उत्पादन में बिहार का है। 146 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो लौह अयस्क कहाँ उपलब्ध नहीं? बिहार में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, पंजाब में यहाँ नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो चांदी आपका जो है कहाँ कहाँ है? राजस्थान में है, जावर की खान है राजस्थान, और कर्नाटक में है। तो इसमें जो नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो ये जो है चादरी अभ्रक व जिप्सम लौह अयस्क, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका चांदी जो है आपका में से कोई नहीं। भारत विश्व में जो है इसमें सबसे अधिक है, अग्रणी है, तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप सभी को देना है। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करता है? ठीक है, ये जो है आपका मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। आपको इनमें आंसर देना है कि इनमें ये चार जो राज्य दिए हैं, इनमें कौन सा जो है अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक करता है। ठीक है, वर्तमान में अगर ऐसे इनमें एक ऑप्शन नहीं है, बट आपको बताना है कि भारत में जो है कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी को वहां पे जितनी भी क्लास से रिलेटेड जानकारी है वो भी आपको मिल जाएगी। और उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है, कैसी लगी आज की मैराथन वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।